मैं दुबई से वापस आया तो देखा कि मेरी पत्नी नौकरों की तरह काम करती है और रात को मेरे करीब भी नहीं आती। फिर एक रात मैंने अपनी पत्नी को गुस्से में डिवोर्स दे दी। ये सुनकर वो हंसकर बोली, तुम्हारी पत्नी मैं नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारी मम्मी ने तो। मैं दुबई से गांव पूरे 5 साल बाद जा रहा था और ये 5 साल मैंने कैसे गुजारे थे ये कोई मेरे ही दिल से पूछे। मैंने 3 साल अर्चना से मोहब्बत की थी। वो मेरी मोहब्बत से बिल्कुल अनजान थी। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वो मुझसे जूनियर थी। मुझे पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत हो गई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब लगते ही मैंने अपनी मम्मी से अर्चना का जिक्र किया, लेकिन वो कहने लगी कि वो अपनी सहेली की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती है। लेकिन मैं पिछले 3 साल से अर्चना की मोहब्बत में गिरफ्तार था। अर्चना मेरी मोहब्बत से अनजान थी। मैंने मम्मी से जिद की कि मैं शादी अर्चना से ही करूँगा। मेरी मम्मी पहले तो इनकार करती रही, फिर मेरे जिद के आगे वो हार मान गई। उन्हीं दिनों मैंने दुबई में भी जॉब के लिए अप्लाई किया था। इत्तेफाक ये था कि जिस दिन मेरी शादी की तारीख पक्की हुई थी, अगले ही दिन मेरी दुबई की फ़्लाइट थी और दुबई जाने का मौका भी मैं छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन 5 साल तक मुझे उस कंपनी से जुड़े रहना होगा। 5 साल तक मैं गांव नहीं आ सकता था। मेरी शादी अर्चना से हो गई। जितना मैं खुश था उतना ही वो भी मेरी संगत पाकर खुश थी। बस एक ही रात थी जो मुझे अपनी पत्नी की संगत नसीब हुई थी। ठीक से अपनी पत्नी से बात तक नहीं किया था। उसे ये तक नहीं बताया था कि मैंने कितने जतन से उसे पाया है। कोई भी तो बात नहीं हो पाई थी। रात को शादी हुई थी और सुबह मेरी फ्लाइट थी। अर्चना से जब मैं जाने से पहले मिला तो वो आंसू बहा रही थी। कहने लगी, नैतिक मत जाओ प्लीज़। मैंने कहा 5 साल की ही तो बात है। 5 साल तो बस यूं ही गुजर जाएंगे। मुझे ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं आंसू बहाती अर्चना को छोड़कर दुबई के लिए एयरपोर्ट पर चला गया और अब 5 साल बाद वापस गांव जा रहा था। इन 5 सालों में मेरी मोहब्बत अर्चना के लिए और बढ़ चुकी थी। मैं जानता था कि वो भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने अपने आने की खबर अपने घर में किसी को नहीं दी थी। मैं सरप्राइज देना चाहता था। एयरपोर्ट से जब मैं घर तक पहुंचा तो यही सोचता रहा कि जब अचानक से अर्चना और घर वाले मुझे देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा मेरी छोटी बहन ने खोला था। मुझे देखकर पहले तो वो हैरान रह गई, फिर मेरे गले लग गई। उसी ने शोर मचाकर सबको आंगन में इकट्ठा कर लिया था कि मम्मी जल्दी आइए, नैतिक भाई आ गए हैं। ये सुनना था कि सब लोग आंगन में आ गए। मेरी मम्मी मुझे गले लगाकर रोने लगी। भाई भाभी सभी वहाँ मौजूद थे सिवाय अर्चना के। मेरी नज़रें सिर्फ उसी को तलाश कर रही थी। मैं बार बार पूरे आंगन में देख रहा था कि वो आएगी। ऐसा कैसे हो सकता था कि सबको खबर पहुंची हो और अर्चना तक ना पहुंची हो। 15-20 मिनट हो गए थे मुझे आए हुए। मम्मी मुझे अपने पास बैठाए मुझसे बातें किए जा रही थी। तुम कितने कमज़ोर हो गए हो, लगता है परदेश में ठीक से खाया नहीं। मम्मी लोगों को तो बस यही फिक्र रहती है। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और कहने लगा, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ही कमज़ोर लग रहा हूँ। बात मैं मम्मी से कर रहा था और नज़रें मेरी इधर उधर अर्चना को ढूंढ रही थी। फिर मैंने पूछ ही लिया। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम्हारी भाभी कहाँ है। मेरे सवाल पर मेरी बहन के माथे पर त्योड़ी सी चढ़ गई। कहने लगी कि उन्हें मायके से फुर्सत मिले तभी अपने घर पर नजर आएगी ना, जब देखो तब मायके पहुंच जाती है। ये कहकर वो मुंह बनाए हुए किचन में चली गई। कहने लगी, भाई मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिल उदास हो गया था। मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा तो वो भी माथे पर बल डाले मुँह में ना जाने क्या बड़बड़ाने लगी। मैंने कहा, क्या बात है मम्मी। कहने लगी, क्या कहूँ तुमसे, तुम्हें ही शौक था अपनी मोहब्बत को घर लाने का। मेरी सहेली की बेटी आती तो घर को स्वर्ग बना के रख देती, लेकिन ये लड़की मुझे इसके तेवर घर बसाने वाले नहीं लगते हैं। अरे जब देखो तब मायके पहुँच जाती है। भाई हमने तो ना रोका था ना टोका था कि कहीं आपको ही बुरा न लग जाए। मेरी मम्मी के शिकवे शुरू हो चुके थे। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा था। मैंने चाय पी और ससुराल जाने की तैयारी करने लगा। ये देखकर मेरी मम्मी कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा, मम्मी मैं अर्चना को लेने जा रहा हूँ। मेरी मम्मी कहने लगी, बस तुम ना छोड़ना पत्नी के पल्लू। अरे उसे फ़ोन करो, उसके पापा छोड़कर जाएंगे। तुम थके हारे इतना लंबा सफ़र करके आए हो और पत्नी को लेने जा रहे हो।
मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वैसे भी उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, मुझे अचानक देखेगी तो खुश हो जाएगी। मेरी इस बात पर मेरी मम्मी का मूड बिगड़ गया था, लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की। जैसे ही मैं ससुराल पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा अर्चना ने खोला था। मुझे देखकर वो हक्का बक्का रह गई थी, चेहरे की रंगत उड़ गई थी। मैं उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो यूं थी कि जैसे मुझे देखकर सांस लेना भूल गई हो। मैं जो खुशी उसके चेहरे पर देखना चाहता था वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? मेरी बात पर वो बुरी तरह चौंक गई थी, फिर फटाफट पीछे हट गई। कहने लगी, आपने बताया नहीं कि आप वापस आ रहे हैं, वरना मैं घर आ जाती। मैंने कहा, उन 5 सालों में तुमने मुझसे बात ही कब की? जब भी मैंने कहा कि अर्चना से बात करवा दो तो तुम काम में बिजी रहती थी। ये पहली शिकायत थी जो मैं अपनी ज़बान पर रोक नहीं पाया। उसने फ़ौरन से नज़रें बदल ली थी। अंदर आया तो सामने मेरी सास थी, उनसे मिलने लगा। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। कुछ देर ही मैं वहाँ बैठा और मैंने अर्चना से कहा कि मेरे साथ चलो। अर्चना खामोशी से तैयार हो गई। उसे देखकर मेरा दिल बुझ सा गया था। जितना इंतज़ार मुझे था अर्चना के चेहरे पर अपने आने की खुशी देखने का, मुझे ऐसा कोई भी असर नज़र नहीं आया था। अजीब सा उसका चेहरा था, जैसे उसे मेरे आने की कोई खुशी ना हो। घर में आते ही वो कमरे में जाने की बजाय सीधा किचन में चली गई। मैंने बाकी का वक्त अपने बहन भाइयों और मम्मी के साथ गुजारा था। बड़ा भाई वापस अपने घर चला गया। रात को जब मैं अपने कमरे में आया तो अर्चना कमरे में मौजूद नहीं थी। काफ़ी देर में उसका इंतज़ार करता रहा। रात के 1 बजे वो कमरे में आई। दुपट्टे से अपने हाथ पोंछ रही थी, शायद किचन से बर्तन धोकर आ रही थी। मुझे जगता हुआ देखकर कहने लगी, आप अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं? आपको आराम करना चाहिए था, इतना लंबा सफ़र कर कर आए हैं। बिल्कुल सिंपल से कपड़े में वो थी। मैंने कहा, तुम क्या नौकरानी बनी हुई हो? जाओ एक अच्छा सा कपड़ा पहनकर तैयार होकर मेरे सामने आकर बैठो। मैंने तो सिर्फ तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा था, वो भी 5 साल पहले। मैं अर्चना के लिए बहुत सारे खूबसूरत तोहफे लेकर आया था और उसमें सबसे कीमती एक नेकलेस था। मेरी ख्वाहिश थी कि आज मैं उसे खुद नेकलेस अपने हाथों से पहनाता, लेकिन मैं हैरान था। वो कहने लगी, मैं बहुत थक गई हूँ नैतिक, मैं सोना चाहती हूँ। ये देखकर उसने तकिया उठाया और सोफे पर रखकर लेट गई। मैं तो उसका व्यवहार देखकर परेशान हुआ था। नाराज तो मुझे उस पर होना चाहिए था, क्योंकि उन 5 सालों में उसने एक बार भी मुझसे फ़ोन पर बात नहीं की थी। हालांकि शादी की रात बेशक हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा नहीं था। उसकी आंखों में मेरे लिए उतनी ही मोहब्बत थी जितनी कि उसके लिए मेरे दिल में थी। मैं हैरान था कि अर्चना का व्यवहार मेरे साथ ऐसा क्यों है। मैंने सोचा शायद शादी के अगले ही दिन मैं दुबई चला गया था, इसीलिए वो नाराज़ है। हालांकि उस वक्त अर्चना ने मुझसे कहा था कि आप मत जाइए। क्या एक दिन के लिए आपने मुझसे शादी की थी? लेकिन मैं उसे कहने लगा कि बस कुछ सालों की ही बात है, उसके बाद तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। मैं उठकर अर्चना के पास गया। मैंने कहा, उठो यहाँ से, बेड पर आकर लेटो। यहाँ क्यों लेटी हो? कहने लगी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं आराम करना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। मैंने कहा, अर्चना, मैं 5 साल बाद आया हूँ, पूछोगी नहीं ये 5 साल मैंने कैसे गुजारे हैं तुम्हारे बगैर? मुझे नहीं बताओगी कि तुमने मेरे बगैर ये दिन कैसे काटे हैं? मेरी बात पर उसने कुछ लम्हे के लिए मेरी आंखों में देखा था और उसके बाद मुस्कुराई और नहीं में सर हिलाने लगी। कहने लगी, आपसे कुछ नहीं पूछना, ना ही मुझे आपको कुछ बताना है। ना जाने उसकी आंखों में ऐसा क्या था कि मैं चुप सा हो गया। गुस्सा था या फिर डर, लेकिन पल में ही उसकी आंखें ना जाने किस जज्बे के तहत लाल सी हो गई थी। मैं खामोशी से आकर अपनी जगह पर लेट गया। पूरी रात मेरी बेचैनी से गुजरी थी। मैं तो ना जाने क्या क्या सोच कर आया था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था। मुझे लगा शायद मुझसे नाराज़ है कि 2 दिन में ठीक हो जाएगी। अगले दिन मैंने अर्चना को नेकलेस दिखाया। उसने लापरवाही से बस एक पल ही देखा था। मुझे तो लगा था कि ये देखकर उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। पत्नियां ऐसी चीज़ों को देखकर तो खुश हो जाती है जब पति उनके लिए कोई तोहफा लेकर आए, लेकिन उसने बेरुखी से देखा और बॉक्स बंद करके बेड पर रख दिया। मैंने कहा, ये मैं तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। वो कहने लगी, मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं पहनूंगी।
ऐसा करिए, इसे अपनी बहन को दे दीजिए, वो अपने दहेज में ले जाएगी। उसकी बेरुखी मुझे चुभने लगी थी। ऐसी भी क्या नाराज़गी। 2 दिन से मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार ना थी। इस बार मैंने ज़रा गुस्से से कहा। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद तो मत पहनो, लेकिन रात को मेरे कमरे में जल्दी आ जाना, और इस बार मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। मेरी बात पर उसका रंग फीका हो गया था। वो फौरन से उठकर कमरे से बाहर चली गई। मैं रात देर तक उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैं उठा तो अर्चना कमरे से बाहर जा चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। जब मैं घर आता था तब वो किचन में मुझे काम करती हुई नजर आती थी। जब सुबह में उठता था तब भी वो कमरे से बाहर ही होती थी। जब मैं बाहर आया वो टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। जब तक मम्मी नाश्ता कर रही थी, कुछ न कुछ अर्चना के खिलाफ ही बोल रही थी। कहती पति को दिखाने के लिए काम करती है, पूरा दिन तो अपने कमरे में बैठी रहती है। मुझे लगता था कि सब अर्चना के साथ जुल्म कर रहे हैं। अक्सर मैं ऑफिस से घर जल्दी आ जाता था, तब भी वो काम में बिजी रहती थी। लेकिन मम्मी के सामने बात करने का मतलब ये था कि एक लंबी बहस को दावत देना। एक रात मेरी आँख खुली तो सोफ़ा बिल्कुल खाली था। अर्चना पूरे कमरे में नहीं थी। ये देखकर मैं परेशान होकर उठकर मैं कमरे से बाहर निकला। मुझे वो लॉन्ज में भी नज़र नहीं आई और ना ही किचन में। बाकी सबके कमरे बंद थे। डाइनिंग रूम भी खाली था। मैं परेशान हो गया कि इस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं आंगन में आया तो मुझे घर की पिछली तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। पीछे तो कुछ भी नहीं था सिवाय कच्ची मिट्टी के, और वहाँ पर कोई जाता भी नहीं था। मुझे भी डर महसूस हो रहा था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ पिछली तरफ गया। मैंने देखा कि अर्चना वहाँ दीवार के पास बैठी मिट्टी के साथ ना जाने क्या कर रही थी। उस वक्त उसके बाल खुले हुए थे। जब मैं उसके पास आया तो मुझे देखकर बुरी तरह से घबरा गई। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो घबराकर खड़ी हो गई, अपने हाथों से और कपड़ों से मिट्टी झाड़ने लगी। कहने लगी, बीज बो रही थी। मैंने कहा, रात के 3 बजे तुम किस चीज़ की बीज बो रही थी? ये काम तुम दिन में भी कर सकती हो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही थी और दिन भर और भी बहुत काम होते हैं, इसीलिए सोचा अभी ये काम कर लूँ। मुझे उसकी बातें बड़ी अजीब लग रही थी। उसके चेहरे पर हर वक्त परेशानी सी छाई रहती थी। जब से मैं आया था मैंने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो कमरे में आई तो सोफे पर लेटने लगी, लेकिन मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा कि बस भी करो अर्चना, 5 साल का बहुत बड़ा इम्तिहान देकर आ रहा हूँ। मैं कोई नया इम्तिहान तुम्हें और नहीं दे सकता। ये कहकर जैसे ही मैंने उसे अपनी बाहों में लेना चाहा, उसने मुझे धक्का दे दिया और गुस्से से बोली कि दूर रहो मुझसे। मैं तो उसका व्यवहार देखकर परेशान हो गया। ये कहकर वो गुस्से से लाल आंखों से मुझे देखने लगी और फिर कमरे से बाहर चली गई। इस बार तो मुझे भी उस पर गुस्सा आने लगा था। हो क्या गया था उसे? वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों रख रही थी, जैसे मैं कोई गिरा पड़ा इंसान था। जब से आया था उससे माफ़ी ही मांग रहा था, लेकिन अब नहीं। मैं अपना दिल जलाए बेड पर लेट गया। मैं सोच चुका था कि अब उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा जैसा वो डिज़र्व करती है। मेरी नरमी और मोहब्बत का वो शायद कोई गलत मतलब निकाल रही है। मेरी ही गलती थी, मैंने आते उसे सर पर बैठाना चाहा। ऐसी बहुत सी बातों को सोचते हुए मैं ना जाने कब सो गया। सुबह मेरी आँख शोर की आवाज़ से खुली थी। मम्मी ना जाने किस पर चिल्ला रही थी। दूसरी आवाज़ मुझे अर्चना की सुनाई दी। वो मेरी मम्मी से झगड़ा कर रही थी। ये सुनते ही मुझे बहुत हैरत हुई। जैसे ही मैं कमरे से बाहर गया, मेरी मम्मी के कमरे की शोर की आवाज़ आ रही थी। मैं उनका कमरा खोलकर जब अंदर गया तो अर्चना और मेरी मम्मी आपस में बहस कर रहे थे। मम्मी कहने लगी कि इसने जानबूझकर मेरे आमलेट के अंदर नमक ज़्यादा मिलाया है ताकि मेरा बीपी हाई हो जाए और मैं मर जाऊं। ये लड़की मुझे मारना चाहती है। अर्चना कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो ठीक से बनाया था। उस आमलेट में नमक आपकी बहन ने ज़्यादा मिलाया है। मैं पराठा बना रही थी कि जब मैंने खुद आपकी बहन को आमलेट में नमक डालते हुए देखा है। मम्मी कहने लगी, अब मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हो, ना जाने तुम चाहती क्या हो। मैंने कहा, मम्मी प्लीज़ चुप हो जाइए, मैं तंग आ चुका हूँ रोज़ रोज़ की लड़ाई और बहस से। मैंने मम्मी के सामने से आमलेट उठाया और अर्चना के हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, इसे फेंक दो और जाकर मम्मी के लिए ठीक से आमलेट बना कर लाओ।
वो कहने लगी, नहीं, मेरी बनाई हुई चीज़ पर तो उनको ऐतराज़ ही बहुत है। अपनी बहन से कहिए आपकी मम्मी के लिए आमलेट बना दे। ये कहकर वो चली गई। मम्मी कहने लगी, देख लिया तुमने इसकी ज़बान कैसे चलती है। कुछ दिन वो यूं ही सबसे लड़ती रही और मेरे साथ उसका व्यवहार भी ठीक नहीं था। मुझे लगा था कि मेरा फैसला गलत था। अर्चना मेरे लिए गलत लड़की थी। एक बार अपनी मम्मी के पास बैठा था कि वे अपनी दवाई खाने लगी। उनमें से एक गोली स्लो पॉइजन की थी। मैंने वो दवा पकड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, मम्मी आप ये दवाई क्यों खा रही हो? वो कहने लगी, मेरे बदन में दर्द रहता था तो अर्चना ने मुझे कहा था कि मम्मी ये खा लीजिए, जिससे दर्द ठीक हो जाएगा। तब से मैं ये दवा खा रही हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आराम मिल जाता है। मैंने कहा, मम्मी ये स्लो पॉइजन है। मैंने कहा, ये आप कब से खा रही हो? मेरी मम्मी कहने लगी, पता नहीं, अर्चना तो पिछले 1 साल से मुझे ये दवा खिला रही है। अब तो ये दवा मैं नहीं खाऊं तो मुझे चैन नहीं आता। मुझे अर्चना पर इतना गुस्सा था कि उसके साथ क्या कर डालूं। वो मेरी मम्मी को जहर दे रही थी। मैंने अर्चना को तेज़ आवाज़ में पुकारा तो मेरी बहन आ गई। कहने लगी, भाभी घर पर नहीं है, अभी रिक्शा मंगवाकर अपने मायके चली गई है। मैंने कहा, कुछ देर पहले तो वो यहीं थी। कहने लगी कि अपनी मर्जी की मालिक है, हम क्या कह सकते हैं। फिलहाल तो मुझे अपनी मम्मी की फिक्र थी। मैं उन्हें फ़ौरन से अस्पताल लेके गया। डॉक्टर को सारी मेडिसिन दिखाई। ये देखकर डॉक्टर भी परेशान हो गए थे। बहुत सारे टेस्ट उसने मुझे लिख कर दिए थे। मैंने वो टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट देखकर मेरे होश उड़ गए। उस स्लो पॉइजन ने मेरी मम्मी के गुर्दे आधे से ज़्यादा ख़राब कर दिए थे। दिल में छेद पड़ गया था। किस चीज़ का बदला लिया था उसने मेरी मम्मी से। फिर मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले ना जाने पीछे क्या गाड़ रही थी। मैं पीछे गया और जाकर वहाँ से मिट्टी हटाई तो मैंने जो कुछ उस गड्ढे में देखा, मेरी चीख निकल गई। उसमें कुछ काला जादू था और वहाँ पर मेरी मम्मी का नाम लिखा था। गुस्से से मेरा बुरा हाल था। मैं फ़ौरन अपने ससुराल गया। जैसे ही दरवाज़ा मेरी सास ने खोला, मैं अंदर चिल्ला कर गया, अर्चना को पुकारने लगा। कुछ ही देर में वो बाहर आ गई। मैंने काले जादू के सामान को अर्चना के सामने रख दिए। फिर मैंने वो दवाई रखी जो मेरी मम्मी को 1 साल से खिला रही थी और फिर मेरी मम्मी की रिपोर्टें। मैंने कहा कि मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो मेरी मम्मी के साथ ऐसा सलूक करे। मैं पूरे होशो हवास में तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। मैंने खड़े खड़े उसके मुंह पर डिवोर्स के पेपर दे मारे और वो ये सुनकर मुस्कुराने लगी, फिर हंसने लगी। मैं तो उसको देखकर हैरान रह गया था। ऐसे मौके पर मैंने औरतों को रोते, गिड़गिड़ाते, सीना पीटते हुए देखा था। यूँ हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। वो कहने लगी, तुम मेरे होते कौन हो मिस्टर? मेरी तुमसे कभी शादी नहीं हुई थी तो डिवोर्स कैसे होगा? ये सुनकर तो मैं चकरा सा गया था। मैंने कहा, तुम क्या बकवास किए जा रही हो? 5 साल पहले सबके सामने तुम्हारी मुझसे शादी हुई थी। कहने लगी, मुझसे नहीं हुई थी। वो मेरे पास गुस्से से आई। कहने लगी, जो कुछ तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारी माँ ने व्यवहार किया है, अगर मैं तुम्हारी माँ को मार भी डालूं तो भी उसके लिए ये सजा कम है। ये सुनकर मैं कुछ कदम पीछे हट गया। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम अर्चना नहीं हो तो फिर अर्चना कहाँ है? मेरी बात सुनकर वो अब गुस्से से मुझसे कहने लगी, तुम मिलना चाहते हो अर्चना से? मैं तुम्हें मिलवाती हूँ उससे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर से बाहर ले गई। मैंने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तुम कौन हो? वो कहने लगी, अर्चना की जुड़वा बहन। तुम्हें अर्चना से मिलना है ना? अभी लेकर जाती हूँ। वो मुझे पैदल ही ना जाने कहाँ लेकर जा रही थी। कुछ मिनट के फासले पर शमशान घाट था। वो मुझे उसके अंदर ले गई। मेरा तो दिल धड़कना भूल गया था। एक गड्ढे के पास मुझे ले जाकर उस गड्ढे के ऊपर मुझे उसने जोर से धक्का दिया। कहने लगी, ये है तुम्हारी अर्चना, तुम्हारी मोहब्बत जिसे तुमने अपने घर वालों से लड़कर हासिल किया था। तुम्हारे पीछे ये हाल किया है तुम्हारे घर वालों ने मेरी बहन का। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। मेरी अर्चना मर नहीं सकती। सामने लगी बोर्ड पर अर्चना लिखा था। 1 साल पहले वो मर चुकी थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अर्चना मर चुकी थी तो मेरे घर वालों को इस हकीकत का पता क्यों नहीं था? और क्या किया था उन्होंने
अर्चना के साथ। वो भी रो रही थी, कहने लगी बहुत जुल्म किया है तुम्हारे घर वालों ने मेरी बहन के साथ, तुम्हारी की गई मोहब्बत की बहुत बड़ी सजा दी है उसे। आंसू मेरे भी बह रहे थे तो कहने लगी क्या मेरी बहन ने तुमसे मोहब्बत की थी या तुमसे कहा था कि तुम उससे शादी करने के लिए अपने घर वालों से झगड़ो? मैं नहीं में सर हिलाने लगा। मैंने कहा उसे तो खबर तक नहीं थी, मोहब्बत मैंने उससे की थी, रिश्ते के लिए भी मैंने ही अपने घर वालों से कहा था, वो तो जानती तक नहीं थी कि मैं उसे चाहता हूँ। मेरी बात पर वो रोने लगी, कहने लगी तुम्हारे घर वालों ने मेरी बहन को बहुत मारा है। जब वो हमारे घर आई थी उसके बाल बुरी तरह से काटे गए थे, उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, उसकी कमर को जलाया गया था। मेरी बहन जब हमारे घर पहुंची तो एक जिंदा लाश थी, आते ही बेहोश हो गई। हम उसे अस्पताल ले गए, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। जब उसके टेस्ट करवाए गए तो पता चला उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। मेरी बहन की किडनी भी फेल हो चुकी थी, मेरे हाथों में उसने दम तोड़ा था। ये कहते हुए वो रोने लगी, कहने लगी मैं तो अभी 1 महीना पहले ही इटली से पढ़कर आई थी, मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन के साथ ये जुल्म हो रहा है, लेकिन जब उसने मुझे मरने से पहले सब कुछ बताया मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं बदला लूंगी। मेरे बारे में ना तो तुम्हारे घर वाले जानते थे और ना ही तुम, इसीलिए मेरी बहन की मौत की खबर भी उन्हें नहीं हुई थी। इसीलिए मैं अर्चना बनकर तुम्हारे घर रहने लगी और वही सब तुम्हारी मम्मी के साथ कर रही थी जो वो मेरी बहन के साथ कर चुकी थी। उसे खाने में कुछ नहीं दिया जाता था और जो खाना तुम्हारी मम्मी मेरी बहन को देती थी उसमें नमक और मिर्च तेज कर देती थी ताकि वो खाना ना खा सके। बार बार उसे ताना दिया जाता था कि उसने अपनी अदाओं से तुम्हें फंसाया था, वरना वो अपनी सहेली की बेटी को लेकर आती। मेरी बहन के जिस्म को जलाया जाता था, हर काम उसे ही लिया जाता था। तुम्हारी मम्मी उसे मारती थी, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने किसी को भी हाथ उठाने की इजाजत नहीं दी थी। पहली बार मुझ पर तुम्हारी मम्मी ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो मैंने उनका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, फिर मुझसे दोबारा उन्होंने ऐसी जरूरत नहीं की। काश मेरी बहन ने जुल्म सहने की बजाय जुल्म करने वालों का हाथ पकड़कर रोक लेती तो ऐसा ना होता। फिर मुझसे कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरी बहन से मोहब्बत थी तो उसे भी अपने साथ लेकर जाते, वरना अपनी मोहब्बत की खातिर दुबई ना जाते बल्कि अपनी मोहब्बत का साथ देते यहाँ उसके पास रहकर। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और मैं वहीं बैठकर आंसू बहाने लगा। आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।